तमाम दोस्तों को साइंस एंड रैंड में एक बार फिर से खुशामदीद और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस करने लगे हैं। तो जैसे हमने पिछली एक एग्जांपल के अंदर पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम के अंदर या एक रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटता था, डिकम्पोज होता था कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और फिर से और प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूटता था। फिर दोबारा से यही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रिएक्ट करके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट को बना देते थे। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा नोटेबल है कि कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने की जो स्पीड है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दोबारा से जुड़ने की स्पीड है या इन दोनों के आपस में कंबाइन होने की स्पीड है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम की कंडीशन का नाम हमने ये रखा है जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन भी यही बना सकते हैं कि द स्टेट एट विच the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, तो उसको हम कहेंगे जी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन भी यही बनती है जी, when the rate of forward reaction when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, तो उस टाइम की कंडीशन को हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। तो ये तो थी जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन के बारे में। अब यहाँ पर एक और बात अहम करते हैं, वो ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के हवाले से कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, टू पॉसिबिलिटीज। पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रिएक्शन मौजूद है, पहली पॉसिबिलिटी जो फिजिकल फिनोमेना के अंदर अक्सर दिखाई देती है वो ये है कि या तो रिएक्शन को स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसलिए पहली पॉसिबिलिटी के अंदर भी यही हम बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के नाम से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक बात हम समझते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का मतलब होता है जी स्टॉप, यानी कि इस तरह का कोई रिएक्शन जिसके अंदर कोई चीज स्टॉप हो जाए उसको जो है हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक और बात भी हम कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर कि द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन जो है आगे मजीद प्रोसीड होने से सीज हो जाता है, सीज का मतलब स्टॉप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन का नाम स्टैटिक इक्विलिब्रियम रखते हैं और ये ज़्यादातर फिजिकल फिनोमिना के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग जो है वो गिरने की बजाय खड़ी रहती है क्योंकि उस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो हम इसको इंग्लिश में इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं, व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इसकी एग्जांपल्स को हम इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं कि अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन ड्यू टू द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम इज इक्वल टू जीरो। ये हम कह सकते हैं दैट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है जी, सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम एक इक्विलिब्रियम की इस तरह की पॉसिबिलिटी है जिसके दौरान रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता, इसलिए हम डायनामिक का मतलब ये करते हैं कि इन मोशन। डायनामिक का मतलब ये होता है कि इन मोशन, यानी कि मूवमेंट के अंदर रहना, रिएक्शन का कभी स्टॉप ना होना, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो कंडीशन होती है जिसके दौरान जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर रिएक्शन एफ आर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के।
आर रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल हो जाता है, और इस तरह की कंडीशन का नाम जो है हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम रखते हैं। अब एक बात यहाँ पर एक और भी समझने वाली नोटेबल चीज़ है कि इस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखें। ये है जी हमारे पास टाइम ऑन एक्स एक्सिस, और ये जो है रेट ऑन वाई एक्सिस। अगर मिसाल के तौर पर ये आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है जी रिवर्स रिएक्शन। तो अगर स्टार्ट में देखें जिस वक्त टाइम 0 होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा पीक पे है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका रेट जो है कम होता जा रहा है। ऐसे ही अगर रिवर्स रिएक्शन को देखें तो स्टार्ट के अंदर जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो शुरू के अंदर बहुत स्लो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ता जाता है। तो इसका और लेकिन एक कंडीशन, एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जिस वक्त दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में भी नाम दे सकते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की ही स्टेट होती है। चलें जी दोस्तों, ये बात हमारी यहाँ पर एंड होती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो दोस्तों लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन को भी हम रिवर्सिबल के लिए ही डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है गुल्डबर्ग GULD गुल्ड BERG बर्ग, गुल्डबर्ग एंड वेग WAAGE, वेज नहीं वेग पढ़ना है, वेग इन 1867 सन के अंदर। ये बात का MCQs में भी पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है किस सन में दिया गया था। तो 1867 सन के अंदर जो है ये लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया गया, दिया गया। तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन को हम समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है कि द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कि वो रेट जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करती है इज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, टू इट्स एक्टिव मास। तो इससे ये बात साबित होती है कि द रेट एट विच सब्सटेंस, रेट का मतलब यहाँ पर हम स्पीड भी कह सकते हैं कि वो रेट जिस पे कोई चीज़ रिएक्ट करती है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम कह सकते हैं कि एक्टिव मास क्या है जी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के ज़्यादा होंगे उसके रिएक्ट करने का जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा, हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ते हैं, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, and the rate of reaction is directly proportional, और rate of reaction भी जो है ये भी directly proportional होता है to the product जी, to the product of active mass of reacting substances जी, reacting substances। इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट वाली जो हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। इसको बाद में सीखते हैं। सबसे पहले जो हम एक्टिव मैस के बारे में थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय एक्टिव मैस। जिस वक्त हमें एक्टिव मैस की डिटेल समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह इस स्टेटमेंट को भी हम अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हो जाएंगे। जी एक्टिव मैस, एक्टिव मैस जैसे अभी मैंने कहा है, इट इज द मोलर कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन है। अब यहां पर ये बात क्या हुई, मिसाल के तौर पर कार्बन का जो मैस है वो 12 होता है, तो और इसी तरीके से सोडियम का जो मैस है 23 होता है। तो अब 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल के बराबर है, और जो 24 ग्राम मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास कार्बन है वो 2 मोल के बराबर हो गई, 36 ग्राम 3 मोल के बराबर हो गई। इसका मतलब है हम यहाँ जस्ट नंबर ऑफ मोल्स को डिस्कस करेंगे, मैस को नहीं। तो हमें ये बात भी कंफर्म हो गई कि मोल और मैस आपस में किस तरह रिलेटेड हैं। जैसे 12 ग्राम 1 मोल के बराबर था, 24 ग्राम 2 मोल के बराबर था, 36 ग्राम 3 मोल के बराबर था, ये था जी। इसके साथ एक और बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाली बात है ये है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बात बहुत ही जबरदस्ती समझने वाली है कि मिसाल के तौर पर ये देखें जी, अगर ए को एक्टिव मैस ए का रिप्रेजेंट करना हो तो ए को ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देते हैं। अगर बी का एक्टिव मैस रिप्रेजेंट करना हो तो हम बी को जो है ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो किसी भी चीज का अगर एक्टिव मैस हमने निकालना हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो। इसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका है जी हमारे पास यूनिट। इसका यूनिट होता है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर मतलब जहां भी एक्टिव मैस होगा हम उसी चीज का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कंसीडर करेंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास बात शुरू होती है जी डेरिवेशन की। जी डेरिवेशन, लॉ, क्योंकि ये एक लॉ है, लॉ की हमेशा डेरिवेशन होती है। जिस तरह आपने न्यूटन्स के लॉज पढ़े तो उनकी डेरिवेशन की, पास्कल लॉ पढ़ा उसकी डेरिवेशन की, तो इसी तरीके से लॉ ऑफ मैस सेक्शन है तो इसकी भी डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट को दोबारा से देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स भी। तो क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम जो है क्या करेंगे, एक इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि a प्लस बी रिएक्ट करती है और C प्लस डी बना देती है, और C प्लस डी दोबारा से रिएक्ट करके A प्लस बी बना देते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। जो ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हम उसी को सिर्फ फॉलो करते जाएंगे। रेट ऑफ FR फॉरवर्ड रिएक्शन, ऊपर लिखा हुआ है जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हमने अभी कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहां पर भी वही काम कर देंगे जी, ये देखें जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। यहां प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब यहां पर हम लेंगे जी मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करना है जी किसको, मल्टीप्लाई ऑफ एक्टिव मैस। एक्टिव मैस को, किसका एक्टिव मैस, ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिएक्ट करने वाली, जो फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान रिएक्ट करने वाली चीजें हैं वो है हमारे पास ए और बी। इनका पहले एक्टिव मैस बनाएंगे फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें जी मल्टीप्लाई, ए का एक्टिव मैस बना लिया, उसके बाद बी का एक्टिव मैस बना लिया, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। चलें जी इसका अब दूसरे तरीके से भी इसको देखते हैं। ये जो हमारे पास साइन है इसको खत्म करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इसको हम खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन डालेंगे, और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखा जाता है। ये लीजिए ये कांस्टेंट आ गया, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है इसलिए हम लिख देते हैं KF। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर इसको हम कैसे भी कह सकते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। ये हो गया जी हमारे पास A एंड B। अब इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं जी। दूसरे हिस्से में उसने दोबारा कहा द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अब हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, RR रिवर्स रिएक्शन। दोबारा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करें किसको, ऑफ एक्टिव मैस, किसका एक्टिव मैस, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। अब रिवर्स के अंदर C और D रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए इनका सबसे पहले एक्टिव मैस ब्रैकेट के अंदर बनाना है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से दोबारा से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इक्वल का साइन डालेंगे
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म और के आर लिख देंगे, स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इसका नाम है रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट, तो सी और डी बन जाएगा। अब एक और जबरदस्त सी बात है कि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम के दौरान, एट इक्विलिब्रियम, जिस वक्त इक्विलिब्रियम होती है तो उस टाइम जो हमारे पास सिचुएशन बनती है वो ये होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है किसके जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहां पर हम वही दोबारा से काम करेंगे जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है उसको हम क्या कर देंगे जी, फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को दोबारा से लिख लेंगे। जी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है जी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने अभी पढ़ा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर के एफ इंटू ए एंड बी आता है जी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के अंदर के आर इंटू सी और डी आता है जी। अब यहाँ पर हम मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं, के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये देखें जी, के एफ के नीचे जी के आर आ गया, और यहाँ पर जो हमारे पास सी और डी को वहीं रहने देते हैं, और ए और बी इधर के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको इधर ले आते हैं तो ये दोनों आकर डिवाइड हो जाएंगे जी। ये दो कांस्टेंट हैं, फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट और रिवर्स के लिए कांस्टेंट, तो इनको जो है हम एक सिंगल कांस्टेंट कर देते हैं जी, जिसका नाम है के सी। अगर के सी कर देते हैं तो ये दोबारा से हमारे पास सी और डी हो गया जी, और नीचे हमारे पास ए एंड बी हो गया जी। ये है जी हमारे पास फाइनल रिलेशन लॉ ऑफ मैस एक्शन का, लॉ ऑफ मैस एक्शन का फाइनल रिलेशन। और यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है के सी, ये इक्वल होता है जी किसके, के एफ ओवर के आर, जो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट सी डी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ तमाम दोस्तों से मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।